हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी के द्वारा निकाले गए फिजिक्स के मॉडल सेट 5 को देखने वाले हैं। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। हर एक करेक्ट ऑप्शन के लिए एक एक अंक दिए जाएंगे और गलत आंसर के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के थ्रू जब किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में समवन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड समवन गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करता है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इन द अपोजिट मैनर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई एटॉम अपने प्रोटॉन को लूज कर दे तो भी वो उसमें क्या होगा कि जैसा कि आप जानते हैं किसी एटॉम में इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर समहाउ जनरली प्रोटॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, बट समहाउ इफ यू डिटैच सम इलेक्ट्रॉन, अगर उससे कुछ इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल लें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा और वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो प्रोटॉन को लॉस करके भी वो निगेटिवली चार्ज हो सकता है, मीन्स बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर दोनों के रूप में है ऑप्शन सी, दैट इज एक्वायर सम इलेक्ट्रॉन एंड लॉस्ट अ लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन के रूप में हम लोग चुनेंगे दैट इज सी। बट ये आप ध्यान रखेंगे प्रोटॉन को लूज करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन हेवी होता है। बट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी होता है कि वो मेटल के अंदर पास नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है मेटल के अंदर पास कर रहा है, इसलिए सही ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली 3 भी मेटल के अंदर पास कर रहा है, इसलिए भी सही ऑप्शन नहीं है। और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मेटालिक सरफेस पर परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, बट इस केस में ये जो एंगल है दिस इज नॉट 90 डिग्री। तो यहाँ पर फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। एंड दूसरा प्रॉपर्टी हमने यूज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मेटालिक सरफेस पर जो एंगल बनाता है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब ऑफ साइड लेंथ l। तो जब इसके मिड पॉइंट पर हम लोग चार्ज रखेंगे, चार्ज का वैल्यू q, तो जो टोटल फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और आपसे पूछूं फाइंड फ्लक्स थ्रू ओनली वन फेज, तो आपका आंसर बोलेंगे कि टोटल 6 फेसेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो है q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा अगर वन फेस के लिए पूछा जाए इन दैट केस। लेकिन यहाँ पर आपसे द फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब पूछा गया है, made through all faces, that's why correct answer is q by epsilon naught। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो दो प्लेट्स होते हैं दोनों का एरिया इक्वल होता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम लोग स्मॉल डी से यूज डिनोट करें और दोनों के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम का अगर परमिटिविटी इप्सिलॉन हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है इप्सिलॉन ए बाई डी। और इप्सिलॉन को जनरली हम लोग इप्सिलॉन नॉट इनटू ईआर भी लिख सकते हैं, वेयर ईआर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है
वो एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है मीडियम बिटवीन प्लेट्स, जो कि ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो मीडियम ऑफ प्लेट मतलब इप्सिलन नॉट ईआर दैट इज ई पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। बट मेटल ऑफ द प्लेट, ये प्लेट किस मेटल का बना है उस पर डिपेंड नहीं करता है, और आपको सर्च करना है कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, मेटल ऑफ द प्लेट पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस होते हैं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। अगर वो कट करेंगे तो इस पॉइंट पर एम्बिग्युइटी क्रिएट होगा। ये कहेगा कि वोल्टेज V है और ये कहेगा कि ये दूसरा वोल्टेज लेट V2 है। तो सेम पॉइंट पर दो अलग अलग वोल्टेज नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर थ्रू आउट वोल्टेज सेम होते हैं। इट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। सो बेंट क्रॉस टू ईच अदर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी है, और आपको रॉन्ग ढूंढना है कि नॉट द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो चेंज होता है उसे डीवी कहते हैं, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा दैट इज डीवी बाई डीएक्स। तो सरफेस पर चूंकि वो पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, मतलब जो चेंज है डीवी वो डीवी जीरो होगा। तो जो रेट ऑफ चेंज की बात करें तो रेट ऑफ चेंज विल बी ऑल्सो जीरो। तो ये बी ऑप्शन जो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमने देखा कि फर्स्ट भी करेक्ट प्रॉपर्टी है, सेकेंड भी हमारा जो है दिस वन इज आल्सो करेक्ट प्रॉपर्टी। और जो नेक्स्ट थर्ड है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो अगर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल अगर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होता है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली होंगे, और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉन्सेंट ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। सो फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आपसे कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है वही पूछा गया है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। और लास्ट है दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर। तो ऑफ कोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो एक इमेजिनरी स्फीयर होते हैं। तो हमारा जो गलत इसमें जो नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल है, तो यही जो है सी वाला जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको टिक लगाना है सी पर। तो आप पूछ सकते हैं कि सर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसा होता। तो उस केस में आपको पैरेलल प्लेन्स मिलते हैं, और इस केस में जैसा कि आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे आपको इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन ये जो आपको मिलेगा यहाँ पर, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस केस में हमें स्फीयर ना मिल करके क्या मिलता, हमें पैरेलल प्लेट्स मिलते, पैरेलल फेस मिलते। तो जिसमें इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो अगर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल प्लेट्स हो तब हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। बट कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के केस में हमें रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो दिस वन इज द नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी। तो करेक्ट ऑप्शन के रूप में आप सी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 चार्जेस प्लस 3q plus q and capital Q are placed on a straight line with equal separation in order to net force on Q। इस Q पर हमें नेट फोर्स को 0 दिखाना है, देन द फोर्स ऑन Q। तो Q पर क्या फोर्स होगा, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हर एक डिस्टेंस इक्वल है। तो ये प्लस 3q प्लस q को क्या करेगा, जैसा कि आप जानते हैं दोनों का नेचर सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो सपोज करिए ये जो कैपिटल Q है इसका वैल्यू भी अगर 3q होता तो ये भी प्लस q को रिपेल करता है इन अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से इसे रिपेल करते हैं। और इस कंडीशन में इस पर जो टोटल फोर्स होता
रिजल्टेंट फोर्स वो 0 होता। सो द वैल्यू ऑफ Q, इस कंडीशन में जो वैल्यू ऑफ Q होगा वो होगा +3Q। सो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा +3Q। तो सेम चार्ज अगर दोनों साइड रखा हुआ हो तो दोनों इसको रिपेल करेंगे बाय इक्वल फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एज ए रिजल्ट रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q विल बी 0। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा +3Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जैसा कि यहाँ पर यूज किया गया बैड कंडक्टर, तो अगर वो कंडक्टर होता तब चार्ज हमारा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता, बट यहाँ पर हमारा चूंकि बैड कंडक्टर है तो वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इनसाइड द सरफेस, अगर हमारा वो बैड कंडक्टर मींस इट इज इंसुलेटर, तो जहां पर भी हम लोग चार्ज रखेंगे वहीं पर रहेगा, तो सरफेस के इनसाइड भी नहीं होगा, ओनली इनसाइड द सरफेस ये भी नहीं होगा। सो नन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर चार्ज जहां पर आप प्लेस करेंगे वो बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और एज इट इज जहां पर आप प्लेस करेंगे वहीं पर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, और अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रहता और बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता लेट ई, तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो E/K होता है। तो अगर हम लोग K के जगह पर इंफिनिटी पुट कर दें, मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अगर इंफिनिटी हो जाए तो अंदर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलते हैं, और चूंकि कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो ये इंडिकेट करता है कि जो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे वो इंफिनिटी होगा। तो ये आपको याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल जो होता है वो इंफिनिटी होता है। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी किसी भी तरह का हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी तरह का एनर्जी हो, उसका एसआई यूनिट हमेशा जूल ही होगा, चाहे वो किसी भी तरह का एनर्जी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन। तो सपोज करिए यहाँ पर V1 है, V1 और दूसरा पोटेंशियल सरफेस है V2, और एक पॉजिटिव चार्ज +Q को आप मूव कर रहे हैं V1 से V2 तक, जहाँ की V1 का वैल्यू कम है और V2 का वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा Q टाइम्स एनर्जी V1, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा Q टाइम्स V2। और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो V2 का वैल्यू अगर ज्यादा हो, हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा। इट मींस आप कह सकते हैं जब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग मूव करते हैं लो से हाई पोटेंशियल रीजन में तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, then if the space between them is completely filled with glass then new force will be। तो जो फोर्स का हम लोग जनरली डेफिनेशन यूज करते हैं वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² यूज करते हैं। तो ये हम लोग वैक्यूम के केस में यूज करते हैं। अगर कोई दूसरा मीडियम हो तो उस केस में मीडियम का, अगर यहाँ पर मीडियम का हम लोग यूज करेंगे तो ये इप्सिलॉन नॉट के साथ उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट के साथ। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि अगर उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 8 है तो एक्चुअली में ER से हम लोग क्या कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले का फोर्स था 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन में आपको ER रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देना है, दैट इज 8। तो जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2, जिसे कि हम लोग 0.5 न्यूटन भी करते हैं। सॉल्व करे हुए यू विल गेट 0.5 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। किसी सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर में होता है यूनिफॉर्म और काफी कंडेंस्ड होता है, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो सोलिनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं एज वेल एज स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो 12 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
और बाहर में कैसा होता है, तो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, और लगभग लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म भी होते हैं, कुछ इस तरह का मिलता है। तो इस पॉइंट पर इसके कारण अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग सेम होता है, जिसके कारण हमें जैसे बाहर के किसी पॉइंट पर करें तो बाहर के किसी पॉइंट पर इस पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लगभग लगभग नीचे के पार्ट के कारण उल्टा डायरेक्शन होगा, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आपको बाहर में काफी वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और टाइटली अगर ये बाउंड हो तो उस केस में हम लोग बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लगभग लगभग 0 देते हैं, लेकिन अंदर में हम लोग यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गाउस इज इक्वल टू, तो आपको याद रखना है कि 1 गाउस जो होता है वो 10 टू द पावर -4 टेस्ला के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डीप एट द पोल्स एंड इक्वेटर्स आर रेस्पेक्टिवली। तो इक्वेटर पर हमारा कंपास नीडल जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होता है। इट मींस हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होता है दैट इज 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेटर के केस में बोलेंगे डेल्टा होगा 0 डिग्री, लेकिन जब आप पोल पर पहुंचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है और हमारा जो टेंजेंट है वो इस तरह से, मींस दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डीप पोल पर हमेशा 90 डिग्री होगा और इक्वेटर पर 0 डिग्री होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। Next question, an electric heater is connected to the voltage supply. After few seconds, current gets its steady value, then its initial current will be. तो जैसा कि आप जानते हैं जब हीटर को हम लोग ऑन करते हैं तो ऑन करने के टाइम उसका जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, अगर टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। और करंट का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो उस केस में जो करंट होगा वो ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट हमारा कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट एट द टाइम ऑफ स्विचिंग द हीटर, जैसे ही आप हीटर को स्विच ऑन करते हैं तो उस टाइम में टेम्परेचर कम रहता है, रेजिस्टेंस कम रहता है और करंट इस केस में ज्यादा फ्लो करेगा। लेकिन कुछ देर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस भी उसके साथ इंक्रीज हो जाएगा और करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर फ्यू सेकेंड करंट गेट्स इट्स स्टेडी वैल्यू। तो ये बाद का वैल्यू है, बाद का कंडीशन जिसमें कि करंट का वैल्यू कुछ घट चुका है। लेकिन जो इनिशियल करंट है, इनिशियली चूंकि टेम्परेचर कम था उसके कारण रेजिस्टेंस भी कम था, तो ऑटोमेटिक करंट इनिशियली ज्यादा होगा। तो आप बोलेंगे कि स्लाइटली हायर देन इट्स स्टेडी करंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी होगा। तो ये स्लाइटली ही हायर होता है बिकॉज टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस में जो चेंजेस आता है वो भी स्लाइटली ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस। तो जब भी आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने के कारण दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते तो सेम करंट हर एक रेजिस्टेंस में फ्लो करता है। तो करेक्ट आंसर होगा द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंसेस इज सेम। तो बोलोगे सर वोल्टेज, वोल्टेज विल बी डिफरेंट। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस, क्योंकि सब में सेम करंट है तो वोल्टेज इज आई इंटू आर। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज का वैल्यू वेरी करेगा बट करंट हर एक में सेम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a cell having an EMF E internal resistance R is connected across a variable external resistance. As the resistance capital R is increased, the plot of potential V versus R is given by. तो यहाँ पर अगर इसका वोल्टेज है कैपिटल V, सपोज करिए इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है लेट इट I,
तो V का वैल्यू क्या होगा, वो होगा I इंटू आर। और अगर इसका EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो रूल फॉलो करेगा कि नेट करंट जो होगा, नेट करंट होगा टोटल EMF दैट इज कैपिटल E और टोटल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। जब इसे हम लोग सॉल्व करें तो आपको मिलेगा I टाइम्स कैपिटल R प्लस I टाइम्स स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल E। और जैसा कि आपको पता है I R के जगह पर आप V लिख सकते हैं, तो ये जो आपका इक्वेशन है ये मॉडिफाई होके हो जाएगा V प्लस I R इज इक्वल टू E। और आपको ग्राफ चूंकि ड्रॉ करना है इन टर्म्स ऑफ द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V और R के बीच, V और कैपिटल R के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे V और R के टर्म में एक्सप्रेस कर लें। तो यहाँ से हम चाहेंगे कि I को एलिमिनेट कर दें, तो I को एलिमिनेट करने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हैं I का वैल्यू क्या होगा, वो होगा सिंस V इज इक्वल टू IR है, सो I का वैल्यू होगा V बाई कैपिटल R। तो यहाँ पर I के जगह पर जब आप पुट कर देते हैं तो V प्लस V बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r विल बी E। तो मैं इसे स्पेशली यहाँ लिख देता हूँ, V प्लस V बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E। अब हमें एक रिलेशन मिल गया, V को आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, सो V विल बी 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू E। ये हमें एक रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि V और R का ग्राफ कैसा होगा। तो लेट अस पुट वन बाय वन। तो V का वैल्यू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, E डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। तो पहला तो ये ग्राफ से हमें दिख रहा है कि ये जो रिलेशन है दिस वन इज नॉट अ लीनियर रिलेशन। यहाँ पर V जो है न्यूमरेटर में है और ये जो हमारा कैपिटल R है ये डिनोमिनेटर में है, मतलब ये लीनियर रिलेशन नहीं है। तो लीनियर रिलेशन नहीं है तो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन तो मिल नहीं सकता है। नेक्स्ट, जैसे अगर हम लोग पुट कर दें कैपिटल R का वैल्यू 0, यहाँ पर क्या है कैपिटल R 0 है, तो जब यहाँ पर कैपिटल R के जगह पर आप 0 पुट करेंगे तो कैपिटल R को 0 पुट करने से R बाय R का वैल्यू हो जाएगा इंफिनिटी। 1 प्लस इंफिनिटी भी इंफिनिटी ही लगभग होगा, और E को इंफिनिटी से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो हमने देखा कि इस फॉर्मूला में अगर कैपिटल R के जगह पर 0 पुट करते हैं तो हमें V का वैल्यू मिलता है 0। तो ये पॉइंट मिल गया। सिमिलरली R को जब हम लोग इंक्रीज करें, सपोज करिए R को आप बढ़ाते जाते हैं, लेट अस टेंड R टेंड्स टू इंफिनिटी, तो अगर कैपिटल R को आप इंफिनिटी करते हैं तो R बाय R यहाँ पर ये हो जाएगा 0। 1 प्लस 0 जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली E आएगा। तो देख रहे हैं कि R को जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये टेंड कर रहा है, किधर टेंड कर रहा है, E के तरफ टेंड कर रहा है। सो करेक्ट आंसर जो हमें दिख रहा है दैट विल बी बी। तो यहाँ पर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये रिलेशन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा है, और ये तो लीनियर रिलेशन है तो यहाँ तो फॉलो हो ही नहीं रहा है। सो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 70 का बी होगा। नेक्स्ट है इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ एन सेल। तो जब हम लोग सेल को पैरेलली कंबाइन करते हैं तो हमारा एम रहता है कि हमारा जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें समहाउ हम लोग करंट को इंक्रीज कर सकें। इसलिए यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो करंट होगा और केसीएल का आप यूज करते हैं, सपोज पहला से I1, दूसरा से I2, तीसरा से I2, जो नेट करंट जो हमारा होता है I1, I2 प्लस I3, इन सब का सम होता है। तो करंट हम क्या करते हैं कि ज्यादा करंट मिलता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल से जो आपको करंट मिलेगा वो ज्यादा करंट मिलेगा, मोर करंट मिलेगा। नेक्स्ट है इन अ वेट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। चूंकि बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ वेट स्टोन ब्रिज का रिलेशन है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, तो इसमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप इस तरह से भी लिखें दैट इज P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, तो जब गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज भी कर देंगे तो आपको ये रिलेशन आएगा। तो आप इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में, वो
फिजिक्स के टर्म्स में बोथ आर सेम। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ वेट स्टोन ब्रिज के केस में कंडीशन हमारा चेंज नहीं होगा। देन द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर विल आल्सो नॉट चेंज। तो जब हम लोग ये हमारा दिस वन इज द वेट स्टोन ब्रिज और हम लोग एक डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और दूसरे डायगोनल पर हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं इन दिस वे। तो अगर गैल्वेनोमीटर और सेल का पोजीशन अगर आप इंटरचेंज भी करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, the specific resistance of rod of copper as compared to that of thin wire। तो देखें, अगर मैं रेजिस्टेंस पूछता तब तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर। तो अगर आप थिक वायर यूज करते तो उसका रेजिस्टेंस कम होता और थिन वायर पतला वायर यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बट यहाँ पर आपसे रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि रो है। रो किस चीज पर डिपेंड करता है? तो रो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर एज वेल एज नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो यहाँ पर कॉपर, दोनों केस में हम लोग कॉपर यूज कर रहे हैं, तो कॉपर का जो रेजिस्टिविटी जिसको कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं वो दोनों केस में सेम होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के केस में वो दोनों सेम रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। एंड आपको ये भी ध्यान देना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन। तो एलॉय मैग्नीन का जब हम लोग यूज करते हैं तो देखा जाता है कि उसका जो रेजिस्टिविटी है वो लगभग लगभग इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर। But generally resistivity also depends on temperature for metal, but इस alloy के केस में इसका जो resistivity है रो वो लगभग इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट फ्लोज थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम्स एज shown in the figure, in which case the magnetic field at the center of the frame is not zero। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एक करके हम लोग हर एक ऑप्शंस को देखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पर इसे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है तो इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है ऑफकोर्स वो ज्यादा होगा और इस पार्ट का रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। लेट इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है आर, तो यहाँ पर आर आर को जब आप सम करेंगे तो इस पार्ट में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 3R। तो आप करंट को भी कह सकते हैं कि जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर करंट कम जा रहा है और जहां पर रेजिस्टेंस कम है वहां पर जो करंट है वो ज्यादा जा रहा है। मतलब इस पार्ट से जो करंट होगा, अगर टोटल हमारा 4I करंट यहाँ पर इंटर करता है तो 3I करंट इस पार्ट में जाएगा और I करंट इस पार्ट में जाएगा। अब अगर हम लोग इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो हमारा ये जो पार्ट है दिस वन, इसके कारण इस पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो B का वैल्यू आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4πr और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो कि अल्फा बीटा क्या है? तो ये जो एंगल है दिस वन इज अल्फा एंड बीटा, और इस केस में अगर ये स्क्वायर हुआ तो ये 45 डिग्री होगा। तो साइन 45 प्लस साइन 45 दोनों इक्वल है, दैट इज 2 टाइम्स साइन 45। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? तो वो होता है 1/√2। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये √2 हो गया, दैट इज म्यू नॉट I और I डिवाइडेड बाय 4πr√2। तो ये इसके कारण मिला। सिमिलरली इसके कारण भी आप निकालेंगे तो सेम वैल्यू निकलेगा। किस डायरेक्शन में? तो ऑफकोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर से इसके कारण भी आप निकालिएगा तो सेम वैल्यू निकलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इन तीनों के कारण जो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे तो वो देखेंगे ये टोटल जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा जब हम लोग इस तीनों पार्ट के कारण कंसीडर करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस केस में हो जाएगा 3 टाइम्स लेट इट B1। तो इन तीनों के कारण जब हम लोग B1 B2 और B3 को जब सॉल्व करेंगे तो B1 प्लस B2 प्लस B3
का तीनों का जो वैल्यू होगा वो होगा 3 टाइम्स, आप V1 भी कह सकते हैं, जो V1 का वैल्यू है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। और जब ऊपर वाले पार्ट के कारण निकालेंगे फॉर दिस पार्ट, तो यहाँ पर देखेंगे कि करंट का वैल्यू ही 3 टाइम्स है, और इस करंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, लेट इट, इसके कारण अगर वो V4 है तो V4 का वैल्यू हमारा होगा म्यू नॉट, यहाँ पर आई के जगह पर हम लोग 3i लिखेंगे, 4 पाई आर और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो कि अल्फा बीटा 45 पुट करिएगा, और जब सॉल्व करिएगा तो वो वैल्यू 2 साइन अल्फा, और 2 साइन अल्फा मीन्स साइन 45 रखने पर वो 2 इंटू 1/√2 दैट इज 2 होगा। तो आप देख सकते हैं V4 का जो डायरेक्शन है, V4 का डायरेक्शन अंदर के तरफ है, और V1 V2 V3 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बाहर के तरफ था। तो जब आप कंपेयर करते हैं 3V1, जब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और V4 में ऑलरेडी 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं दोनों सेम है, मतलब 3V1 का वैल्यू और V4 का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और डायरेक्शन वाइज उल्टा है, तो यहाँ पर टोटल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और आपको जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एट द सेंटर। सिमिलरली बी के कारण निकालें तो इसके कारण इस पॉइंट पर जीरो होगा, और यहाँ से करंट इक्वली दोनों पार्ट में जाएगा, और इस पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा आपको अंदर के तरफ, लेकिन इस पार्ट के कारण यहाँ पर जो करंट मिलेगा वो बाहर के तरफ मिलेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सिमेट्रिक से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन आर अपोजिट, तो यहाँ पर भी आपको जीरो मिल जाएगा। सेम यहाँ पर करें तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस इस पार्ट का और इस पार्ट का इक्वल है, मतलब दोनों में सेम करंट जाएगा, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा हमें अंदर के तरफ, और नीचे वाले पार्ट के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर के तरफ, तो ऑफकोर्स यहाँ भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और अगर हम लोग इस पार्ट के कारण करें तो इस पार्ट के लिए आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने ए में किया था, तो ए में क्या था कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो 3 टाइम्स था, और इसके कारण 1 टाइम्स, इसके कारण +1 मीन्स 3 टाइम, तो इन चारों का जो कंबाइंड इफेक्ट था वो तो जीरो था, लेकिन यहाँ पर जो ये जो वायर है, इस वायर के कारण हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जो कि अंदर के तरफ होगा, तो सी के केस में आपको जीरो नहीं मिलेगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर ए के केस में ये जो वायर था इस पॉइंट पर से क्रॉस करने वाला था, जिसके कारण अगर ये इसी से क्रॉस करे तो यहाँ पर हम लोग को जीरो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी मिलता और इसके कारण भी मिलता, लेकिन यहाँ पर ये वायर हमें यहाँ से परपेंडिकुलरली कुछ डिस्टेंस पर है, इसके कारण इसका कुछ इफेक्ट यहाँ पर रह जाएगा जो कि डाउनवर्ड में होगा, तो सी के केस में आपको जीरो नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर जो हम लोग टिक लगाएंगे वो होगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B versus distance R from the center of wire if the radius is R। तो सपोज करिए ये आपके पास एक वायर है, ये आपके पास एक वायर है, और इस वायर से R डिस्टेंस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो ये पहले से आप एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके जानते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर के किसी पॉइंट के लिए होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R होता है। तो ये वैलिड कब है, जब ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r जब इसके रेडियस कैपिटल R से ग्रेटर हो। तो इस केस में B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं R को इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, और लेकिन अगर R से आप अंदर करते हैं तो उसमें जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे, सपोज करिए यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे जो कि हमें बताता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये आई टोटल करंट है, तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बी इंटू 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस
एम्पियर लूप, क्लोज्ड लूप, और ये इक्वल होगा म्यू नॉट, और आई के जगह पर आप लिखेंगे यहाँ पर जो आई इनक्लोज्ड होगा तो सिर्फ इसी सेक्शन से इनक्लोज्ड करंट निकालना है। तो मान लेते हैं कि पूरे सरफेस से यूनिफॉर्मली करंट जा रहा है, तो हमारा जो टोटल करंट था आई, वो आई इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये इस तरह से यूनिट एरिया से करंट जा रहा है, और हमारा जो इसका जो एरिया है वो स्मॉल आर के लिए है, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो बी जो फंक्शन है वो आर के प्रपोर्शनल है। यहाँ पर बी का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 2 पाई से डिवाइड करके सिर्फ आपको आर के प्रोपोर्शनल मिलेगा, ये कैपिटल आर इसका कांस्टेंट सिर्फ आर के प्रोपोर्शनल मिलेगा। मतलब अगर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, मींस अप टू आर ये लीनियर रिलेशन है, बट फॉर ग्रेटर देन आर ये हमारा कर्व होगा जो कि नॉन लीनियर रिलेशन है, जिसमें कि डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। सो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा हमारा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, a current carrying loop is placed in uniform magnetic field, the torque acting on it does not depend on। तो करंट कैरिंग लूप जो है जब हम लोग प्लेस्ड करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क हम लोग फाइंड करते हैं m क्रॉस d से, और m हमारा क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग I इंटू एरिया और नंबर ऑफ टर्न से डिनोट करते हैं NIA, और ये क्रॉस B पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टॉर्क है ये डज नॉट डिपेंड, आपसे पूछ रहा है तो एरिया पर तो ये डिपेंड करता है, इस फॉर्मूला में आप देख पा रहे हैं एरिया पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B पर भी डिपेंड कर रहा है, आई वैल्यू ऑफ करंट पर भी डिपेंड कर रहा है, तो तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीज। टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड, आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर तीनों पर डिपेंड कर रहा है। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है नो फोर्सेस एक्ट्स ऑन द चार्ज फायर्ड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बी क्रॉस बी। तो इसे आप मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हैं क्यू भी पी साइन थीटा। और जैसे आपको पता है कि अगर थीटा 0 डिग्री हो या पाई हो 180 डिग्री हो तो साइन 0 या साइन 180 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पर हमें पाई दिख रहा है, सो करेक्ट आंसर होगा पाई। अगर 0 डिग्री भी रहता तो वो भी हम लोग टिक लगाते। Next question, when a magnetic compass needle is carried nearby a straight wire carrying current, then तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के नजदीक जब आप कंपास निडल को ले जाते हैं तो ये जो कंपास निडल है द स्ट्रेट वायर काउजेस अ नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल। तो अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उसके नजदीक में आप कंपास निडल को ले जाते हैं तो कंपास निडल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये कंपास निडल में आपको एक नोटिसेबल डिफ्लेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है is the alignment of needle is tangential to the imaginary circle। तो सपोज करिए ये एक हमारा एक इमेजिनरी सर्कल है, इस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंपास निडल भी अपने आप को रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करने की कोशिश करेगा विथ स्ट्रेट वायर एज इट सेंटर। तो इस इमेजिनरी सर्कल के सेंटर पर क्या है तो हमारा स्ट्रेट वायर है और इस स्फीयर इस सर्कल का प्लेन है परपेंडिकुलर टू द वायर। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। तो हम लोग बोलेंगे कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। तो किसी भी तरह का फोर्स हो वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ में आप जानते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर फोर्स ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। टू अल्फा पार्टिकल्स हैविंग द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज as 3:2 on entering the magnetic field. If they move in different circular path, the ratio of radii of their path will be. तो रेडियस के लिए हम लोग जानते हैं कि उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर फील्ड में वो लगेगा क्यू भी क्रॉस बी, दैट इज क्यू बी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री इज 1, और ये जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, दैट इज एम बी स्क्वायर बाय आर। जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो रेडियस का वैल्यू आता है, यहाँ से रेडियस का वैल्यू सॉल्व करिएगा, यू विल गेट एम बी बाई क्यू बी। तो फर्स्ट केस में जो रेडियस होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और बाकी सब चीज सेम है। चार्ज अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयन होता है, तो दोनों केस में चार्ज का वैल्यू सेम है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये भी सेम है। तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में जो रेशियो होगा दैट इज v1 बाई v2, और चूंकि v1 और v2 का रेशियो 3:2 है तो वो सेम होगा रेडियस का भी रेशियो। सो रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स इज 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Do magnetic field lines always form closed loop? तो yes, magnetic field lines हमेशा closed loop ही बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी इज एनालोगस टू। तो यहाँ पर एल जो है वो मास के सिमिलर माना जाता है, और डी आई बाई डी टी एक्सेलेरेशन के सिमिलर माना जाता है। तो मास इनटू एक्सेलेरेशन, जिसे कि हम लोग फोर्स के रूप में जानते हैं। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये फोर्स के एनालोगस होता है। Next question, with a decrease of current in the primary coil from 2 ampere to 0 value in 0.01 second, the EMF generated in the secondary coil is 1000 volt. The mutual inductance of the coil is, तो यहाँ पर जो EMF होगा वो होगा m di by dt। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो m का वैल्यू हो जाएगा e डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। तो देखिए ईएमएफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है वो है 1000 वोल्ट, और डी आई क्या है, चेंज इन करंट। तो करंट हमारा 2 एम्पियर से 0 का चेंज हो रहा है, सो 2 डिवाइड माइनस 0 ये हो गया करंट का चेंज, और टाइम कितने देर में चेंज हो रहा है, तो 0.01 सेकेंड। तो 0.01 सेकेंड, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे दैट इज 1000, 2 माइनस 0 दैट विल बी 2, और ये 0.01 है, तो आप इसे 0.01 को इस तरह से लिख सकते हैं, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और इसका यूनिट क्या होगा, तो हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस एलओ, दोनों का यूनिट होता है हेनरी। तो करेक्ट आंसर होगा 5 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो मान लेते हैं कि ये इस तरह का नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 10 टेस्ला। तो ये वैल्यू जो है धीरे धीरे 0 से 10 टेस्ला की तरफ इंक्रीज कर रहा है इन 0.1 सेकेंड। तो कितने देर में चेंज हो रहा है, तो वो टाइम भी मेंशन है 0.1 सेकेंड, और जो एरिया ऑफ द कॉइल है ये भी मेंशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। द इंड्यूस्ड करंट विल बी हाउ मच। तो इंड्यूस्ड करंट निकालने से पहले हमें बताना होगा कि इसमें फ्लक्स में जो चेंजेस है, रेट ऑफ चेंज वो बताना होगा। तो ईएमएफ जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी, और फाई के जगह पर आप लिख सकते हैं ये जो डी बाई डी टी है, तो फाई के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू ए। तो नाउ पुट इट, बी का वैल्यू मेंशन है कि
B is changing but area of the coil is not changing. तो एरिया हम कांस्टेंट ले सकते हैं, सो इट विल बी dV/dt। तो एरिया क्या है, तो एरिया क्वेश्चन में गिवन है, वो है 2 मीटर स्क्वायर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वाला चेंज मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है 0 to 18 टेस्ला। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग लिख सकते हैं कि 18 माइनस 0 दैट इज 18 माइनस 0, ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ। और कितने देर में चेंज हुआ, तो ये टाइम मेंशन है 0.1। तो 0.1 जिसे कि हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं। और जब इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 36 इंटू 10 दैट इज 360। तो इतना वोल्ट होगा। और अगर मैं पूछता हूँ करंट का वैल्यू क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं करंट विल बी वोल्टेज दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ है हमारा 360 और रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो इसे आपको डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 72 एम्पियर। तो हमें जो करंट का वैल्यू मिलेगा वो 72 एम्पियर मिलेगा। ये है दिस वन इज 7.2 एम्पियर। तो हमें तीनों ऑप्शंस, सॉरी ये दो ऑप्शन बी और सी दोनों में 72 एम्पियर मिल रहा है। नाउ लेट अस डिसाइड कि हमें जो क्लॉकवाइज करंट मिलेगा या एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए अगर आप लेंजेस रूल का यूज करें तो आप आसानी से कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वो फर्दर इंक्रीज कर रहा है, तो लेंजेस रूल का कहना है इट विल अपोज द काउज। तो चूंकि नीचे की तरफ डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो लेंजेस रूल के अकॉर्डिंग ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज होने से रोकेगा। तो रोकने के लिए इसे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होगा इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन। तो आउटवर्ड जनरेट करने के लिए अगर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करें, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपका जो फिंगर्स है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है तो थंब बाहर की तरफ आउटवर्ड दिखाएगा। तो आउटवर्ड करंट के लिए यहाँ पर चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको जो करंट चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा 72 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें सी मिलेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular loop of radius r carrying current I lies in xy plane। तो लेट अस सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और इस प्लेन में एक सर्कुलर लूप जिसका की रेडियस r है वो इस लूप में लाई कर रहा है, जिसका सेंटर इसके ऑरिजिन पर है। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू xy प्लेन। तो इस प्लेन के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स आपको फाइंड करना है। तो ये जो सर्कुलर करंट है, तो इस सर्कुलर करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग in xy plane with its center at origin. The total magnetic flux through xy plane। तो ये जो xy प्लेन है, इस प्लेन को पेनेट्रेट, ये जो प्लेन है इसी प्लेन में हमारा करंट चूंकि मूव कर रहा है, इस प्लेन से परपेंडिकुलरली हमें कोई करंट नहीं मिल रहा है। तो अगर आप एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करें दैट इज इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो यहाँ से कोई भी करंट, ये जो करंट है वो उसी सरफेस पर जा रहा है ना कि इसके बाहर। तो हमें जो ये जो म्यू नॉट I मिलेगा तो वो हमें जीरो, टोटल जीरो मिलेगा। तो द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो हमें मिलेगा वो जीरो मिलेगा। इसे आप दूसरे वर्ड्स में भी समझ सकते हैं कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जितना अंदर होगा उतना ही बाहर की तरफ होगा। जितना फील्ड लाइन इसको अंदर की तरफ क्रॉस करेगा उतना ही फील्ड लाइन बाहर की तरफ भी क्रॉस करेगा। दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपको जीरो मिलेगा। और इसे आप
एम्पियर सर्किटल लॉ से भी समझ सकते हैं, जो कि कहता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जिसमें कि ये आई जो है उस लूप से बाहर की तरफ पेनिट्रेट करना चाहिए, और चूंकि यहाँ पे करंट उसी प्लेन में मूव कर रहा है, उस प्लेन के बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है या अंदर की तरफ परपेंडिकुलरली नहीं निकल रहा है, इसलिए हमारा म्यू नॉट आई, ये आई का वैल्यू 0 होगा। बोलोगे सर इस लूप में तो करंट फ्लो कर रहा है, बट इस ये जो लूप है उस प्लेन के परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं करने के कारण म्यू नॉट आई पेनिट्रेटिंग जो है वो 0 होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट वन इज whenever the amount of magnetic flux linked with the current circuit changes, EMF is induced in the circuit। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो कि फ्राइडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस, ये भी फ्राइडेज लॉ का स्टेटमेंट है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय लेंजेस रूल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट है लेंजेस लॉ इज ए कंसीक्वेंस ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है, मोमेंटम का नहीं है। तो यहाँ पर कौन गलत स्टेटमेंट है? तो डी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको जो टिक लगाना है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में डी जो है हमारा करेक्ट नहीं है, तो आपको डी में टिक लगाना है। नेक्स्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विथ a fixed number of turn increases as, तो L का जब वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो वो आता है म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई L। तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। तो अगर हम लोग A को इंक्रीज करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है, और L को डिक्रीज अगर कर दें तो भी L इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो L डिक्रीजेस एंड A इंक्रीजेस। सो करेक्ट आंसर जो है वो B है, क्योंकि हमारा जो L का रिलेशन है ये A के प्रोपोर्शनल है और L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम लोगों ने 1 से 35 टोटल क्वेश्चंस को देखा, और उम्मीद है कि आप हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ पा रहे होंगे, और आपको इसी क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है। और जब सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लें तो इसी तरह से और भी मॉक टेस्ट का आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग।